नमस्कार, स्वागत है आपका मेरी जेब में राख में। मैं हूं अभिषेक शुक्ल। इंटरनेट और मोबाइल की दुनिया में बड़ी संख्या में इन दिनों ठग सक्रिय हैं। ये ठग रोज नए ठगी के तरीके भी इजाद कर रहे हैं। ऐसे में यकायक हम नहीं समझ पाते और शिकार हो जाते हैं ठगी का। अगर आपको ऑनलाइन ठगी से बचना है तो आपको सावधान रहना ही होगा। सावधानी हटी और आपकी गाढ़ी कमाई पर पड़ जाएगा टाका। हम आपको डरा नहीं रहे बल्कि खबरदार कर रहे हैं, क्योंकि इंटरनेट और मोबाइल की दुनिया में ठगों की पूरी जमात बस आपकी एक गलती का इंतजार कर रही है। ठग रोजाना नए नए तरीके ईजाद कर आपको फंसाने का जाल बुन रहे हैं, जैसे कि लॉटरी ठगी। इस तरह के ठगी में ठग आपको ईमेल या फोन पर मैसेज या कॉल करता है और कहता है कि आपको इतने रुपयों की लॉटरी लगी है। इसके लिए आपको खाते से संबंधित जानकारी देनी होगी। आपसे नगद पैसे भी मांगे जाते हैं। इसी तरीके से बैंकिंग में भी ठगी को अंजाम दिया जा रहा है। इस तरह की ठगी में यूजर के पास ईमेल आता है और कहा जाता है कि हम कुछ बदलाव कर रहे हैं, इसलिए आप तुरंत इस लिंक पर क्लिक कर पासवर्ड बदलिए। असल में ये लिंक फिशिंग हैकिंग का होता है, जिससे यूजर के बैंक से जुड़े आईडी पासवर्ड हैक हो जाते हैं और यूजर के खाते से पैसे निकाल लिए जाते हैं। इंटरनेट के जरिए भी लोगों को जमकर चूना लगाया जाता है। ठग ऑनलाइन शॉपिंग करवाते हैं और आप तक खरीदी गई वस्तु नहीं पहुंचती। असल में ये ऐसी साइट्स होती हैं जो हैकर्स बनाते हैं। ये लोग क्रेडिट कार्ड का डाटा चुराते हैं, इसे या तो बेच देते हैं या खुद पैसे चुराते हैं। अगर आपके साथ भी ऐसा होता है तो आप थोड़ी सावधानी बरत कर ठगी से बच सकते हैं। इसके लिए उन्हीं साइट से शॉपिंग करनी चाहिए जो रेपुटेटेड हो और पूरी तरह सिक्योर हो। किसी भी साइट से शॉपिंग करते समय उसकी जांच परख कर लेनी चाहिए। उस पर दिए गए नंबरों पर बात भी करनी चाहिए। जब भी आप किसी साइट से ट्रांजैक्शन कर रहे हो तो ध्यान रखें कि ये वही साइट है या बैंक के किसी फेक पेज पर है। इसके अलावा अपने क्रेडिट कार्ड के पासवर्ड को किसी से शेयर नहीं करना चाहिए। अगर आपके पास कोई भी बैंक से रिलेटेड ईमेल आता है जिसमें आपसे बैंक की डिटेल मांगी जाती है या पासवर्ड देने के लिए कहा जाता है तो तुरंत बैंक से संपर्क करना चाहिए। अगर आपको किसी भी तरह का कोई लॉटरी से रिलेटेड मेल आता है या फोन आता है तो उसे अवॉइड करें। किसी भी तरह की बैंक से रिलेटेड डिटेल अपनी ईमेल या फोन में ना रखें। अगर आपके लिए जरूरी है तो मोबाइल और कंप्यूटर में एंटीवायरस प्रोग्राम रखें। जब भी फोन का यूज ना हो उसे लॉक करें। ये वो सावधानियां हैं जो आपको ठगों से बचा सकती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट IBC 24। तो मेरी जेब मेरा का मकसद यही है कि उपभोक्ता फोरम से जुड़े जो सवाल आपके जहन में है उसे आप यहाँ पर उठा सकते हैं इस मंच पर। अगर किसी ने आपको ठगने की कोशिश की है या आपको लग रहा है कि कोई आपको ठग रहा है तो आप सवाल कर सकते हैं और एक्सपर्ट के तौर पर जवाब देने के लिए मौजूद है आज हमारे साथ एडवोकेट विनोद प्रधान जी। विनोद जी, बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। विनोद जी, हमने ऑनलाइन ठगी की बात देखी। आजकल ज्यादातर ठगी जो हम देख रहे हैं बहुत स्मार्टली ऑनलाइन तरीके से ठग लिया जाता है लोगों को। ऑनलाइन ठगी को लेकर किस तरीके का सावधानी बरतना चाहिए? देखिए, जो लोग बहुत ज़्यादा नेट बैंकिंग का यूज़ करते हैं या क्रेडिट कार्ड्स का यूज़ करते हैं उनके साथ में अक्सर ऐसा हो जा रहा है। तो सबसे पहले जब भी कोई अनजान नंबरों से फ़ोन आते हैं तो उस पर अपना पासवर्ड बिल्कुल शेयर ना करें। कोई और जानकारी है तो उसको भी बिल्कुल शेयर ना करें। कई बार इस प्रकार के जो हैकर्स होते हैं, जो चीटर्स होते हैं, वो इतने प्रभावशाली ढंग से जोर दे के आपसे अपने डाटा पूछते हैं कि लोग उसके प्रभाव में आ जाते हैं और अपने पासवर्ड्स बता देते हैं, ये समझते हुए कि उसी बैंक से फ़ोन आया जिस बैंक का हमारा क्रेडिट कार्ड है। बिल्कुल विनोद जी, और क्या ऐसे अगर ठगी का कोई शिकार हो जाए, ऑनलाइन कोई हम शॉपिंग करते हैं और उसमें कोई सामान सही न मिले या पैसा ज़्यादा कट जाए, तो ऐसे मामलों में कहाँ से न्याय मिल सकता है? देखिए, जो ठगी का शिकार आप होते हैं कि आपके पैसे निकाल लिए गए या किसी और ने आपका पासवर्ड यूज़ करके कोई चीज़ परचेस कर ली, उसके लिए तो आपको पुलिस में ही जाना पड़ेगा। और अगर कोई सामान आपने ऑनलाइन परचेस किया है, उसकी क्वालिटी कम है या जो ऐसा बताया गया है कि वो इस क्वालिटी का है और उसके अनुरूप नहीं पाया गया, तो उसके लिए आप अपने ज़िले के उपभोक्ता फोरम में शिकायत कर सकते हैं। बिल्कुल। उपभोक्ता फोरम में जाने के लिए कौन सा तरीका अपनाया जाना चाहिए? क्या वहाँ कोर्ट में जाना पड़ता है, या अगर कोई ग्रामीण इलाके के हैं लोग तो वो क्या जिला में अपने आए, किस तरीके की प्रोसेस होती है? देखिए, प्रत्येक ज़िले में अभी छत्तीसगढ़ में और अन्य जगहों में एक उपभोक्ता फोरम का प्रावधान है और वो अपने ज़िले के उपभोक्ता फोरम में आ सकते हैं। सादे कागज़ पर अपनी आवेदन लिख सकते हैं और एक बहुत नॉमिनल सा पोस्टल ऑर्डर या बैंक ड्राफ्ट में एक शुल्क पटाना पड़ता है उनको। वो पटा करके और जो भी रिलेवेंट पेपर्स हैं जो उससे संबंधित है कि जिससे उनको नुकसान पहुंचा है,
उसके पेपर्स लगवा के वो शिकायत प्रस्तुत कर सकती है। बिल्कुल, उस तरीके से वहाँ पर जाया जा सकता है। और क्या कोई फीस वगैरह भी लगती है वहाँ पर फोरम में जाने में? जी, बहुत नॉमिनल से फ़ीस है, 20 लाख रुपए तक के मामले हैं तो उसके लिए 100 से 500 रुपए तक की फ़ीस देनी पड़ती है। बिल्कुल, और उससे ज़्यादा हो तो और फीस उससे 100-200 बढ़ती जाती है। जी, उस प्रकार से थोड़ी-सी फ़ीस ज़्यादा पड़ा। बिल्कुल विनोद जी, क्या एडवोकेट वहाँ करना पड़ता है या खुद जाकर जेरा करनी होती है? कैसे फोरम में अपना मामला रखा जाता है? इसमें दोनों व्यवस्था है, आप चाहें तो अपना वकील नियुक्त कर सकते हैं और चाहें तो खुद भी अपने मामले की पैरवी कर सकते हैं। बिल्कुल, और वहाँ पर कोर्ट में जाने के बाद कितने समय में आमतौर पर मामला या उसका फैसला हो जाता है? देखिए, यदि सभी पार्टियां लोकल हैं और सभी जो जवाब दावे और निश्चित टाइम पे जो नोटिसेस हैं वो सर्व हो गए हैं, तो मैं 3 से 6 महीने के अंदर में उसका डिसीजन हो जाता है। कई बार पार्टियों की संख्या बहुत सारी रहती है तो उसमें प्रत्येक पार्टी को नोटिस सर्व नहीं हुआ रहता है, नॉट ड्यूली सर्व नहीं हुआ रहता है, तो उस संबंध में थोड़ा सा समय ज़्यादा बढ़ सकता है। बिल्कुल विनोद जी, फोरम का गठन ही जल्दी मामले के निपटारे के लिए, खासतौर पर कंज्यूमर के लिए हुआ है, लेकिन कई बार मतलब कि समय बढ़ते चला जाता है। कई ऐसे हमारे पास दर्शकों के कॉल आते हैं कि साल 2 साल 3 साल तक उनके मामले चले जाते हैं। ऐसे मामलों में क्या किसका दोष होता है? किस तरीके से निपटारा करें जल्दी? देखिए, कभी कुछ पार्टीज़ जो हैं वो जवाब दावा लेट देती हैं, कभी कुछ ऐसा होता है कि बाद में जो फाइनल आर्गुमेंट के लिए टाइम ले लेते हैं, कभी ऐसा होता है कि कुछ डॉक्यूमेंट्स नहीं दिए रहते हैं उनको दिया जाता है, कभी कोई छुट्टी पड़ जाती है, कभी माननीय जज साहब नहीं आए रहते हैं, कभी वकील साहब लोग नहीं आए रहते हैं, या कभी कोई दुर्भाग्य से कंडोलेंस हो जाता है तो उस स्थिति में थोड़ी सी डेट्स आगे बढ़ जाती हैं। फिर भी यदि आप चाहें तो एक एप्लीकेशन लगा के उसकी जल्दी सुनवाई के लिए आवेदन कर सकते हैं। बिल्कुल, एप्लीकेशन लगाया जा सकता है वहाँ पर अगर लगे कि मामले में लेट लतीफ़ी हो रही है। बिल्कुल, और कई ऐसी भी शिकायत आई थी, लोगों को लगा कि हाँ, उनके जो एडवोकेट हैं वो उनको सही या संतुष्ट नहीं कर पा रहे। ऐसी स्थिति में अगर कोई बदलना चाहे तो क्या उसके भी कोई विकल्प होते हैं? बिल्कुल बदल सकते हैं, आप एनओसी लेकर के अपने दूसरे वकील साहब के पास जा सकते हैं। बिल्कुल, विनोद जी, हम यहाँ पर फोरम की बात कर रहे थे। बहुत से ऐसे मामले हैं जहाँ पर शॉपिंग की जाती है, शॉपिंग करने के बाद रसीद या रिसिप्ट जैसी कोई चीज़ नहीं होती। ऐसे में किस तरीके से रिसिप्ट हासिल करें, क्योंकि जो चलन की बात करें रिसिप्ट मिलती नहीं है? हाँ, कई बार जो छोटे शॉपकीपर्स होते हैं वो रसीद नहीं देते हैं, तो इसमें ये आपको उनसे रसीद बराबर मांगना चाहिए और 1 बार 2 बार आपको बिल्कुल रसीद मांगना चाहिए। नहीं भी यदि वो देते हैं तो आप एक एफिडेविट दे सकते हैं और उस दुकानदार की शिकायत संबंधित डिपार्टमेंट में कर सकते हैं जहाँ से उनका रजिस्ट्रेशन है। बिल्कुल, और ऐसे मामलों को फोरम में भी ले जाया जा सकता बिल्कुल ले जा सकते है। फोरम में ले जाने के बाद किस तरीके से आगे मतलब फैसला होता है, किस तरीके से मुआवजे की घोषणा होती है और किस तरीके से फीस लोगों को देनी होती है? देखिए, फोरम में आपने आवेदन किया तो आपको उसका एक और कॉपी, जितने भी अनावेदक लोग हैं या जिससे आप अनुरोध चाहते हैं उन सबको आप एक एक कॉपी आपको अपने खर्चे पर भिजवानी पड़ेगी। उन सभी लोगों को आवेदन की एक एक कॉपी प्राप्त हो जाती है, तो वो लोग स्वयं या अपने वकील के माध्यम से फोरम में उपस्थित होते हैं, अपना जवाब दावा पेश करते हैं। जवाब दावा पेश करने के बाद इन दोनों पार्टियों को, आवेदक और अनावेदक को, दस्तावेज जमा करने के लिए भी समय दिया जाता है। उस बीच में दस्तावेज या कोई इनिशियल ऑब्जेक्शन, प्रारंभिक आपत्ति दर्ज करनी है तो वो दर्ज कर सकते हैं और उसके बाद वो लोग एक फाइनल आर्गुमेंट के लिए एक डेट निश्चित करते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल विनोद जी, इस फाइनल आर्गुमेंट के लिए डेट वहाँ पर तय कर लिया जाता है। कौन कौन से ऐसे मामले होते हैं जिसको फोरम तक पहुँचाया जा सकता है, क्योंकि बहुत सारे मामले हैं, उसमें छांटना कई बार लोगों के लिए कन्फ्यूज़न वाली स्थिति होती है? देखिए, इसमें सबसे पहले तो ये डिसाइड करना है कि आप उपभोक्ता हैं किसी वस्तु के या आपने सेवा प्राप्त की है पैसा दे करके। तो इन्हीं दो के जो पीड़ित लोग हैं वो ही उपभोक्ता फोरम जा सकते हैं। इसके अलावा बैंकिंग, इंश्योरेंस और मोबाइल और ऑटोमोबाइल्स, इनसे संबंधित बहुत सारे मामले लगातार पेश होते रहते हैं। बिल्कुल, क्या इंश्योरेंस संबंधी मामले भी यहाँ फोरम में जा सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, इंश्योरेंस संबंधी मामले बिल्कुल फोरम, उसके लिए ये व्यवस्था बनी हुई है। बिल्कुल, और क्या ये अगर एक्सीडेंट हुआ हो कोई, अगर तो उसके बाद जो इंश्योरेंस की क्लेम होती है वो फोरम में जा सकते हैं? देखिए, एक्सीडेंट यदि हुआ है तो जो व्यक्ति पीड़ित है जी, वो मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल में जिला और सत्र न्यायालय में आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। और यदि आपकी गाड़ी, स्वयं की गाड़ी चोरी हो गई, एक्सीडेंट हो गई और आपको मुआवजा नहीं मिल रहा है
और आपने इंश्योरेंस प्रॉपरली कराया हुआ था उसका, तो उसके लिए आपके पास जो है विकल्प है वो डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर फोरम है। दोनों लोगों के लिए अलग अलग फोरम है। एक जो पीड़ित पक्ष है वो MACT जा सकता है जिसको चोट लगी, और जो जिसकी खुद की गाड़ी का नुकसान हुआ है, ओन डैमेज हुआ है, वो फोरम जा सकता है। बिल्कुल, चलिए इस तरीके से जैसे हमारे एक्सपर्ट बता रहे हैं कि फोरम का रुख किया जा सकता है, तो आपके पास भी कोई सवाल हो फोरम से जुड़े हुए तो आप इस वक्त कर सकते हैं। हमारा नंबर हम लगातार टीज कर रहे हैं 0771400877। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, चल दौड़ते हैं। स्वागत है ब्रेक के बाद। मेरी जेब मेरा हक में उपभोक्ता फोरम से जुड़े मामले हम यहाँ पर ले रहे हैं। हमारे साथ एक्सपर्ट के तौर पर अधिवक्ता विनोद प्रधान जी हैं। एक दर्शक रायपुर से इस वक्त चंद्रशेखर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। चंद्रशेखर जी, मेरी जेब मेरा हक में स्वागत है आपका। आप सवाल करें अपना। हाँ सर, मैं रायपुर से बोल रहा हूँ, चंद्रशेखर साहू। हाँ जी, बोलिए। हाँ, मैं ये जनवरी में सर मैंने टीवी खरीदा था सैमसंग का। हाँ, उसके बारे में मैंने बहुत सारा उनके पास में रिपोर्ट भी किया कि सैमसंग मेरी टीवी खराब हो गई है। अच्छा तो उसको ले जाके मैंने इंजीनियर को दिखाया तो बोले कि वो चीटी काट दिया है करके। अच्छा, तो चीटी काट दिया उसका, फिर उसको बोलते हैं कि वो लोग 20,000 रुपये लगेगा, और अभी मेरी टीवी वारंटी पीरियड में है। तो क्या मैं इसको उपभोक्ता फोरम में लगा के टीवी के बारे में जानकारी ले सकता हूँ सर? देखिए, अगर इसमें कोई मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट जैसी चीज़ है जो कि बनने के पहले से, आपके पास आने के पहले से अगर उसमें कोई खराबी है और आपके वजह से कोई खराबी उत्पन्न नहीं हुई, तो आप बिल्कुल फोरम में शिकायत कर सकते हैं। बिल्कुल। उसके बाद वाली में दिक्कत आती है। बिल्कुल, चलिए एक दर्शक और ओम मिश्रा हमारे साथ इंदौर से जुड़ रहे हैं। ओम मिश्रा जी, स्वागत है आपका मेरी जेब मेरा हक में। आप सवाल करें अपना। सर, मैं ये जानना चाहता हूँ कि मैं कुछ लगभग 3-4 महीने से वोडाफोन का पोस्टपेड कनेक्शन यूज कर रहा हूँ। मेरे कमरे में लगातार सिग्नल की संबंधित शिकायत थी, जिसके लिए मैंने कई बार कंप्लेन की। पिछले 4 महीने से लगातार कंप्लेन कर रहा हूँ। अच्छा। लेकिन किसी प्रकार का वो मुझे सोल्यूशन नहीं दे पा रहे हैं। वो कहते हैं कि नेटवर्क बाहर तो रहता है, आप बाहर जाके यूज कर लें मोबाइल। तो मैं ये जानना चाहता था कि मतलब मैं क्या इसके विषय में मैं उपभोक्ता फोरम जा सकता हूँ क्या? क्योंकि सर लगभग 4 महीने से ये समस्या मैं झेल रहा हूँ। आप नेटवर्क नहीं मिल रहा है इसलिए जाना चाहते हैं? हाँ सर, क्योंकि कहीं ना कहीं वो सर्विस जी, सर्विस में प्रॉब्लम है। बिल्कुल, ऐसे मामले बहुत सारे आते हैं विनोद जी, क्या इनका समाधान है? जी, ये सबसे पहले इसका प्रिलिमिनरी ज्यूरिडिक्शन ट्राई है टेलीकॉम रेगुलेटरी बोर्ड ऑफ इंडिया, वहाँ आप जा सकते हैं। और ये एक बहुत कॉमन सी प्रॉब्लम है। कभी कभी उसमें ब्रोशर में भी लिखा रहता है कि बेसमेंट में या काफ़ी जहाँ पर काफ़ी नीची दीवारें हैं वहाँ पर ये नेटवर्क नहीं पकड़ता है। तो आप एक बार ट्राई में अपनी शिकायत प्रस्तुत करिए और उसके बाद वहाँ से आपको गाइडलाइन मिलेगी कि आपको क्या करना चाहिए। बिल्कुल, चलिए एक दर्शक और मुंबई से इस वक्त हमारे साथ शर्मिला जुड़ रही हैं। शर्मिला जी, स्वागत है आपका मेरी जेब मेरा हक में। आप सवाल करें। सर, एक्चुअली मैं हैदराबाद की क्लब की मेंबर हूँ और 98 से, बट मेरे हस्बैंड एक्सपायर हो गए 2002 में। अभी मेरे को क्लब है ना, डिनाइंग द मेंबरशिप ऑन डिफरेंट बेसिस। तो उनको कैसे मैंने ऑलरेडी मैंने इसमें कोर्ट में तो मैंने की हूँ, बट कंज्यूमर कोर्ट में मैं कर सकती हूँ क्या ये? एंड मैंने उनको पूरे डॉक्यूमेंट्स भी दिए हूँ जो उनको चाहिए थे क्लब को। बट ये एक निजाम क्लब है जो काफी मशहूर क्लब है, but they are denying this thing. So how to bring them to this thing? Because कोर्ट बहुत टाइम ले रहा है। ठीक है, आपने अभी थोड़ा सा क्लियर नहीं किया कि किस प्रकार का क्लब है? निजाम क्लब है हैदराबाद का। मैं उनकी मेंबर हूँ, मैं हस्बैंड के साथ में। तो 98 से मैं मेंबर हूँ और 2002 में मेरे हस्बैंड एक्सपायर हो गए। उनके बाद में मैंने क्लब को मैंने ये किया कि मेरे मेंबरशिप के लिए, बिकॉज आई लॉस्ट माई कार्ड। बट आफ्टर दैट सिंस आई लॉस्ट माई कार्ड, सो दे आर डिनाइंग माई मेंबरशिप। सो हाउ टू ब्रिंग देम ऑन टर्म्स? ऑल्दो मैंने वही हैदराबाद की कोर्ट में मैंने अपनी मेंबरशिप के लिए मैंने अप्लाई तो किया, बट इट्स टेकिंग टू लॉन्ग। सो कैन आई अप्लाई साइमल्टेनियसली इन द कंज्यूमर कोर्ट एज वेल? मेंबरशिप को लेकर देखिए, अगर एक कोर्ट में मामला पहले से पेंडिंग है तो उसी मामले को दूसरे कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता। एक बार वहाँ से यदि कोई इस प्रकार की आपको डायरेक्शंस मिल जाती है कि आप इसके लिए प्रॉपर फोरम में जाइए, तब आप कंज्यूमर फोरम में जाइए। और अगर ऑलरेडी आपका मामला चल रहा है सिविल कोर्ट में तो उसको ही फॉलो अप करिए। बिल्कुल विनोद जी, अगर जल्दी सुनवाई की कुछ अपील की जा सकती है सर?
बिल्कुल की जा सकती है। ये जिस कोर्ट में मामला चल रहा है उसी कोर्ट में आप एक आवेदन दे सकते हैं कि मेरे को इससे कुछ इफेक्टफुल लॉसेस हो रहे हैं और मैं इसमें जल्दी निराकरण करना चाहता हूँ। बिल्कुल, चलिए हमारे साथ एक और दर्शक राजनांदगांव से श्यामा जुड़ रहे हैं। श्यामा जी, स्वागत है आपका मेरी जय मेरा हक में, आप सवाल करें। हाँ जी, वो इंश्योरेंस कराया है हमने और 3 साल तक हमने पूरा पेमेंट किए हैं, लेकिन सामने वाले ने पैसे जमा नहीं किया। रसीद मांगने पे पता चला कि उसने हमसे फ्रॉड किया है। अच्छा, ये पैसे तो आपने अब हम एजेंट क्या को करें? दिए? एजेंट को दिए थे पैसे आपने? जी, जो वहाँ के एजेंट है ना उसको पैसे दिए हैं और वो मान रहे हैं कि हमने लिए हैं। पैसे लेकिन क्या? अभी पैसा नहीं है, दे श्यामा नहीं जी, है, पैसे क्या जमा कैश ही दिए नहीं थे किए। आपने? जी, कैश पैसे दिए थे? ऐसे मामलों में क्या किए? देखिए, आपके पास में दोनों ऑप्शन हैं। अगर आपका पैसा लेके वो चले गए हैं उनने और वापस इस उद्देश्य से लिया था कि वो आपकी प्रीमियम जमा करेंगे और उन्हें नहीं जमा किया और स्वयं रख लिया, तो उसके लिए आप सब पुलिस में भी जा सकते हैं, शिकायत प्रस्तुत कर सकते हैं जो है क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट में, और आप फोरम में भी सहायता ले सकते हैं। अगर वो ऑथोराइज्ड एजेंट है तो उसकी ड्यूटी बनती है कि उसको कस्टमर से पैसा लेकर के कंपनी में जमा करना चाहिए। तो आपके पास दोनों ऑप्शन हैं, आप पुलिस में भी शिकायत कर सकते हैं और अगर टाइम बार्ड नहीं हुआ है तो आप फोरम में भी शिकायत कर सकते हैं। बिल्कुल, तो चलिए जैसे हमारे एक्सपर्ट बता रहे हैं इस तरीके से आप वहां पर अपना समाधान पा सकती हैं। हम ऑनलाइन ट्रांजैक्शन की बात कर रहे थे। ऑनलाइन ट्रांजैक्शन में सावधानी नहीं बरतना कितना महंगा पड़ सकता है, इसका एग्जाम्पल इंदौर में देखने को मिला है। यहाँ मार्केटिंग कंपनी से जुड़े एक व्यक्ति विनय के क्रेडिट कार्ड से लाखों रुपए का ट्रांजैक्शन कर लिया गया। खास बात यह है कि इस ठगी में न तो कस्टमर के पास कोई मैसेज आया, न ही किसी तरह के ओटीपी की मांग की गई। विनय के पास ट्रांजैक्शन के बाद एक मैसेज आया जिसके बाद पूरे मामले का खुलासा हुआ। विनय के मुताबिक उनके क्रेडिट कार्ड से 1,11,000 का लेन देन इंडोनेशिया के पीटी गरुड़ एयरलाइंस कंपनी में हुआ, लेकिन विनय के क्रेडिट कार्ड की लिमिट इतनी नहीं थी। इंडोनेशियन करेंसी में इस रकम की कीमत 21,78,000 रुपए है। फिलहाल इस पूरे मामले में साइबर पुलिस जांच कर रही है और जा रहे हो। मैसेज के थ्रू मेरे को 4:30 के करीब मैसेज आया। उस टाइम मैं सो रहा था और मेरे क्रेडिट कार्ड से कुछ ट्रांजैक्शन हुआ। इंडोनेशियन रुपीज़ में 21,78,000 रुपये का ट्रांजैक्शन, कोई टिकट बुक करी गई है। मेरा सिटी बैंक का क्रेडिट कार्ड था और वो क्रेडिट कार्ड से ये ट्रांजैक्शन हो गया विदाउट एनी ओटीपी, विदाउट एनी पासवर्ड। ये ट्रांजैक्शन कंप्लीट हुआ। तो ऑनलाइन ट्रांजैक्शन का ये एक और मामला यहाँ पर सामने आ गया। विनोद जी, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन की हम यहाँ पर बहुत सारी शिकायतें सुन रहे हैं। ऑनलाइन ट्रांजैक्शन को लेकर क्या फोरम में कौन कौन से मामले ले जाए जा सकते हैं? के लिए उनसे कुछ ट्रांजैक्शन हुआ। इंडोनेशियन रुपीज़ में 21,78,000 रुपये का ट्रांजैक्शन, कोई टिकट बुक करी गई है। मेरा सिटी बैंक का क्रेडिट कार्ड था और वो क्रेडिट कार्ड से ये ट्रांजैक्शन हो गया विदाउट एनी ओटीपी, विदाउट एनी पासवर्ड। ये ट्रांजैक्शन कंप्लीट हुआ। तो ऑनलाइन ट्रांजैक्शन का ये एक और मामला यहाँ पर सामने आ गया। विनोद जी, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन की हम यहाँ पर बहुत सारी शिकायतें सुन रहे हैं। ऑनलाइन ट्रांजैक्शन को लेकर क्या फोरम में कौन कौन से मामले ले जाए जा सकते हैं, या इसके लिए अलग ही कोई कोर्ट या होती है साइबर क्राइम? देखिए, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन जो है जिसमें इस प्रकार की ठगी है जैसा कि अभी आपने बताया, तो उसके लिए फोरम में प्रॉपर आपके लिए प्रॉपर फोरम कंज्यूमर फोरम नहीं है। उसके लिए आपको साइबर क्राइम और पुलिस में ही जाना चाहिए, क्योंकि ये एक अनजान लोग हैं जो आपका डाटा किसी प्रकार से हैक कर लेते हैं और उसका इस्तेमाल करते हुए पैसे को निकाल लेते हैं। तो इसके लिए प्रॉपर फोरम साइबर क्राइम में ही आपको शिकायत करना चाहिए, उस वहाँ पर जाना चाहिए उनको। जी। बिल्कुल। और इंश्योरेंस सेक्टर की हम यहाँ पर बहुत से जैसे दर्शक शिकायत कर रहे थे, इंश्योरेंस में बहुत बार क्लेम को लेकर बहुत सारी दिक्कतें आती हैं। आपने समय पर कॉपी जमा नहीं की या इस तरीके की बहुत से तर्क दिए जाते हैं। ऐसे में क्या सावधानी बरतनी चाहिए? देखिए, जैसे ही कोई सामान चोरी हो गया है या कोई एक्सीडेंट हो गया है और या कोई पार्ट्स डैमेज हो गए हैं छोटे मोटे दुर्घटना से, तो आपको सबसे पहले अपनी इंश्योरेंस कंपनी को उसको सूचित करना चाहिए। जहां तक हो सके 48 आवर्स में। गाड़ी चोरी हो गई तो भी आपको जल्द से जल्द 48 आवर्स में उसको सूचित करना चाहिए। ये ज़रूरी नहीं है कि आप ही सूचित करें, आपका कोई प्रतिनिधि, घर का कोई सदस्य भी सूचित कर सकता है। और जो भी आपके एजेंट हैं उसके माध्यम से आप एक क्लेम फॉर्म भरवाएं। बिल्कुल विनोद जी, बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ पर आने के लिए और दर्शकों को बहुत अहम जानकारी देने के लिए।
तो मेरी जेब मेरा हक में हमारा मकसद यही है कि आप जागरूक बने, अपने हक की आवाज आप उठाएं, क्योंकि अगर आप एक व्यक्ति जागरूक हो जाते हैं तो आपको देखकर, आपसे इंस्पायर होकर हजारों लाखों दूसरे लोग भी जागरूक बन जाते हैं। फिलहाल मेरी जेब मेरा हक में इतना ही। नमस्कार।